Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdul Rahman and I'm teaching you biology. Students, in this session we are going to talk about a few important definitions related to the evolution और फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे how to calculate the genotype frequencies from a given population. तो details बोर्ड पे देखते हैं. जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिफाइन पॉपुलेशन. अब ये वो डेफिनेशंस हैं जो आप पार्ट 1 के पहले चैप्टर से याद करते हुए चले आ रहे हैं. ऑलराइट, आप लोग वही डेफिनेशंस भी यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे हमने इसको इम्पैक्ट इसके ऊपर अप्लाई करना है फ्रॉम द पॉपुलेशन जेनेटिक्स. और वो किस तरह से है कि इसको डिफाइन करें. सबसे पहले, ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर स्पीसीज एंड शेयरिंग अ कॉमन जियोग्राफिक एरिया. अब इससे क्या मुराद है कि बुनियादी तौर पे एक ही तरह के वो जानदार जो किसी एक ही वक्त में एक ही जगह पे रह रहे हैं. तो डेफिनेशन तो वही बन रही है, द ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिविंग एट द सेम प्लेस एट द सेम टाइम. लेकिन साथ हम क्या कह रहे हैं कि जियोग्राफिकल एरिया का इजाफा कर दिया है हमने. अब ये क्यों इजाफा किया गया है? क्योंकि जहां पे भी पॉपुलेशन एक जगह पे इकट्ठी मौजूद होगी वहां पे बहुत सारे इंटरेक्शंस आपस में करते रहेंगे ये इंडिविजुअल्स, और फिर उन्हीं इंटरेक्शंस की वजह से नेचुरल सिलेक्शन की तरह के टूल्स या फैक्टर्स इनके ऊपर अप्लाई किए जा सकते हैं. इसी को एक और आसान अंदाज में अगर हम डिफाइन करना चाहें, वी कैन डिफाइन इट लोकलाइज्ड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू द सेम स्पीसीज. अब लोकलाइज्ड का मतलब क्या है कि हम किसी एक मखसूस किस्म के एरिया को स्टडी कर रहे हैं. उसके लिए हमें इधर उधर बाकी जो फ्रीक्वेंट या छोटे छोटे ग्रुप्स हैं उन्हीं इंडिविजुअल्स के जो दूर दराज इलाकों में फैले हुए हैं उनको स्टडी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा फोकस क्या है कि उस पॉपुलेशन के अंदर जो तब्दीलियां वकू पजीर हो रही हैं उन तब्दीलियों को देखते हुए क्या हम ये गेस कर सकते हैं कि एवोल्यूशन हो रही है या नहीं हो रही. ऑलराइट, फिर इसी के साथ स्टूडेंट स्पीसीज को अगर हम डिफाइन करें, वी कैन डिफाइन इट ग्रुप ऑफ पॉपुलेशंस दैट हैव द पोटेंशियल टू इंटरब्रीड इन नेचर. वही अंदाज है डिफाइन करने का कि कोई भी इस तरह के इंडिविजुअल्स जो आपस में इंटरब्रीड करें और फिर उसके बाद फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स पैदा करें और बाकी ऑर्गेनिज्म से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होते हुए नजर आए, यानी किसी दूसरी स्पीसीज के साथ रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते. दैट्स व्हाई इनकी ये स्पेसिफिकेशन या इनके अंदर जो खसूसियात का सेट मौजूद है वो अनचेंज्ड रहता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन. ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसी में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट का अगर इजाफा करें, ईच स्पीशीज हैव अ जियोग्राफिकल रेंज. अब ये चीज बहुत समझने से ताल्लुक रखती है कि जब हम वाइल्ड की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि डार्विन ने जो फिंचेस वगैरह ऑब्जर्व की वो सिर्फ गैलापागोस आइलैंड्स के ऊपर ही नजर आ रही थी. इसी तरह जो साउथ अमेरिकन ऑर्गेनिजम्स या उनके फीचर्स वाले ऑर्गेनिजम्स हैं वो अमेरिका के उसी हिस्से में पाए जा रहे हैं, इवन कि अमेरिका की दूसरी रियासतों में भी वो नजर नहीं आते. तो इसी तरह से जो जानदार पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं उनके अंदर एक मखसूस किस्म की सब कॉन्टिनेंट की स्टैंप मौजूद होगी जो किसी दूसरे कॉन्टिनेंट पे मौजूद जानदारों में नजर नहीं आएगी. तो ये बुनियादी तौर पे एक्सप्लेन कर रहा है कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एक दूसरे से स्पीशीज की बुनियाद पे मुख्तलिफ हैं, और फिर उनको सेपरेट करने वाले जो जियोग्राफिकल बैरियर्स हैं या बाकी और बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं वो कौन कौन से हैं. सबसे पहली चीज तो स्टूडेंट्स यही कि द इंडिविजुअल्स आर कॉन्सेंट्रेटेड इन सेवरल लोकलाइज्ड पॉपुलेशंस. अब ये समझने वाली बात है कि जहां कहीं भी पॉपुलेशन मौजूद होगी, बेशक हम एक बड़े जियोग्राफिकल एरिया को अंडर ऑब्जर्वेशन लेके आए तो हमें पता चलेगा कि मेन कॉन्सेंट्रेशन सेंटर में मौजूद होती है. इर्द गिर्द स्कैटर्ड या डिस्पर्स छोटे छोटे ग्रुप्स हमें नजर आ सकते हैं जो बिखरी हुई शक्ल में होते हैं. तो यहां पे ये बात काबिल गौर है कि जो सेंटर में ज्यादा बल्क या ज्यादा ग्रुप मौजूद है वहीं पे इंटरब्रीडिंग चल रही होगी, वहीं पे ऑर्गेनिज्म ज्यादा रिप्रोड्यूस करेंगे. तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारी जो स्पीशीज हैं या बहुत सारे जो इंडिविजुअल्स हैं दे विल रिमेन अनचेंज्ड इवन आफ्टर रिप्रोडक्शन. और फिर इसके साथ ही साथ जो जियोग्राफिकल आइसोलेशन के फैक्टर्स ऐड करने हैं, पहली चीज हमारे पास क्या है? सेपरेटेड आइलैंड्स. द बेस्ट एग्जांपल इज गैलापागोस इटसेल्फ, कि किसी जमाने में वो जमीन का एक ही खित्ता था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वो छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो गया और एक एक आइलैंड एक मुकम्मल इंडिविजुअल स्पेसिफिक हैबिटेट बन गया जिसके अंदर जो जानदार मौजूद थे वो अपनी ही खसूसियात का मजमुआ रखते थे. Then unconnected lakes and mountain ranges separated by lowlands. अब ये भी हमें समझ में आता है कि आप अगर गौर करें तो हिमालय के उस तरफ और हिमालय के इस तरफ एक माउंटेन रेंज ने डिफरेंशिएट कर दिया है दो बड़ी पॉपुलेशंस को जो कि बहुत ही ज्यादा मुख्तलिफ हैं. लेकिन वो लोग जो यहीं पे आपको पहाड़ी इलाकों में नजर आते हैं उनकी कुछ खसूसियात इस तरह की हैं कि वो मंगोल्स के डिसेंडेंट्स देखने में नजर आ रहे होते हैं. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन स्पीसीज और फिर उसके साथ
वो फैक्टर्स जो इनको जियोग्राफिकली आइसोलेट कर रहे हैं, और इसी की वजह से नेचुरली ये बेसिकली रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट भी हो जाते हैं। Then we are going to define gene pool. All right, students. Now, what is a gene pool? आप लोगों को इसके लफ्ज से समझ आ जानी चाहिए। पूल का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी जगह जहां पे बहुत ज्यादा कलेक्शन मौजूद हो। बुनियादी तौर पे अगर हम पानी वाले पूल की बात करें तो कोई ऐसी जगह जहां पे पानी कॉन्सेंट्रेट हुआ है, इकट्ठा किया जा चुका है। तो जीन पूल की जब हम बात करेंगे तो इसका मतलब यह है कि कोई ऐसी पॉपुलेशन जहां पे जीन्स का मजमुआ मौजूद है, एक ही स्पीसीज के या उस ग्रुप के अंदर जितनी पॉसिबल वेरिएशंस मौजूद हो सकती हैं, जब वो किसी एक जगह पे एग्रीगेट हुई होंगी तो उस जगह को हम कहेंगे इट बिकम्स द जीन पूल। टोटल एग्रीगेट ऑफ जीन्स इन अ पॉपुलेशन एट एनी वन टाइम, यानी कि जब हम स्टडी कर रहे हैं सिर्फ हम उसी के लिहाज से इसको फोकस करेंगे। कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलील्स ऑन एलील लोकाई। अब ये वाली बात स्टूडेंट समझने वाली है। एलील्स क्या चीज है इसको डिफाइन कर लेते हैं पहले कि पार्टनर ऑफ द जीन पेयर। अब समझें जरा, ऑल द डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स, जितने भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास क्रोमोसोम्स का एक सेट फादर से आता है, दूसरा सेट मदर से आता है, वो एक ही जगह पे को एग्जिस्ट करना शुरू हो जाते हैं, एक जगह पे एक साथ रहना शुरू हो जाते हैं। अगर हम गौर करें तो एक क्रोमोसोम के ऊपर तो एक जीन के लिहाज से एक लोकस होना चाहिए, लेकिन चूंकि दो सेट हैं तो इसका मतलब है कि हर जीन के दो पॉसिबल वेरिएंट्स तो हमें नजर आएंगे किसी भी सिंपलेस्ट डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो यही बात यहां पे की जा रही है कि एलील्स बेसिकली क्या हैं? किसी एक ट्रेट को कंट्रोल करने वाले जीन्स के जो वेरिएंट्स हैं, जो कॉपीज बन रही हैं, उनको हम कहेंगे दीज आर द एलील्स। और अगर होमोलोगस क्रोमोसोम्स की बात कर रहे हैं तो फिर हम इनको क्या कहेंगे? इट विल बिकम द एलील पेयर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब यही चीज यहां पे लिखी गई है, इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स लोकस इज रिप्रेजेंटेड ट्वाइस। इसका मतलब क्या है? Because the chromosomes are coming from two parents, the chromosomes are homologous. That's why the homologous chromosomes will have a pair of loci having the same types of genes at the same place. All right, students. So individuals can be homozygous or heterozygous. ये कंसेप्ट अब तक तो आपकी फिंगर टिप्स पे आ जाना चाहिए कि जब भी हम एलील्स की बात करते हैं तो बेशक हम टॉलनेस की बात करें या राउंड होने की शेप, जो हमने मटर की स्टडी की थी उसकी बात करें, हमें पता चलता है कि अगर कैपिटल टी है तो इट बिकम्स होमोजाइगस डोमिनेंट टॉल। ऑलराइट, अगर स्मॉल टी है तो इट बिकम्स होमोजाइगस बट डॉर्फ रिसेसिव ट्रेट को एक्सप्रेस कर रहा है। और फिर इसी तरह अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी का कॉम्बिनेशन बन जाता है तो हम कहेंगे इट इज द हेटेरोजाइगस कॉम्बिनेशन और द जीनोटाइप। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर यहां पे एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन लिखी गई है जो कि हमें इनबाउंड पॉपुलेशंस के अंदर नजर आती है, यानी वो पॉपुलेशंस जिनमें कभी भी कोई एक्सटर्नल फैक्टर या कभी भी कोई एक्सटर्नल फोर्स इंप्लीमेंट ना की गई हो। और वो क्या है? फिक्स्ड एलील का मौजूद होना। इफ ऑल द मेंबर्स आर होमोजाइगस फॉर द सेम एलील। इससे क्या मुराद है कि हम अगर यूं कहें कि वो पॉपुलेशंस जिनको हम ट्रू ब्रीडर्स के तौर पे पॉपुलेट करवाते हैं या प्रोपगेट करवाते हैं, उन पॉपुलेशंस को हम कहते हैं कि इनके अंदर द एलील्स हैव बीन फिक्स्ड। अगर कोई होमोजाइगस डोमिनेंट है तो ऑल द पेरेंट्स एंड ऑल द ऑफस्प्रिंग्स विल बी डोमिनेंट। अगर कोई होमोजाइगस रिसेसिव है तो ऑल पेरेंट्स एंड ऑल द ऑफस्प्रिंग्स दे विल बी रिसेसिव एज वेल एंड होमोजाइगस। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये वाली चीजें सारी की सारी एक्सप्लेन किस लिए की जा रही हैं कि हम किसी भी पॉपुलेशन के अंदर किसी एक स्पेसिफिक एलील या किसी भी स्पेसिफिक जीन की जो फ्रीक्वेंसी है, यानी कितनी मर्तबा वो रिपीट हो रहा है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि कोई एक खासियत उस पॉपुलेशन में कितने परसेंट तक मौजूद हो सकती है, इस चीज को हम नाम देंगे जीन फ्रीक्वेंसी। और अगर एलील के लिहाज से स्पेसिफाई करें तो देन वी विल से एलील फ्रीक्वेंसी। और फिर इस फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, इसके लिए स्टूडेंट्स एक एग्जांपल आपकी किताब में कोट की गई है, इसी को इंशाल्लाह ताला अभी हम समझते हैं। कुछ इसके अंदर बारीकी वाली चीज है, उसको जरा गौर से समझ लीजिएगा, बाकी इट विल बी अ जनरल मैथमेटिकल क्वेश्चन। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू टेक अ वाइल्ड फ्लावर जिसके पास दो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं फ्लावर कलर के लिहाज से। एक तो उसके पास डोमिनेंट पिंक कलर है जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैपिटल ए के साथ। ऑलराइट, यानी लेटर हमने जो इसके डोमिनेंट फीचर को, डोमिनेंट ट्रेट को रिप्रेजेंट करने के लिए सिलेक्ट कर लिया है, दैट इज कैपिटल ए। ऑलराइट, फिर उसके बाद व्हाइट, दैट इज द रिसेसिव ट्रेट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल ए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, यानी लोअर केस ए जिसको हम कहते हैं। अब अगर हमने ये सिंबल्स दे दिए रिप्रेजेंट करने के लिए डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट्स को, तो इसी की बुनियाद पे आगे हम पॉपुलेशन बना लेते हैं। हम कहते हैं कि हमारे पास जो मुकम्मल पॉपुलेशन है
वो डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स की है, तो इस बुनियाद पे हम ये कहेंगे कि यहां पे कितने एलील्स होने चाहिए, 2 एलील्स तो होने चाहिए, बिकॉज द ऑर्गेनिज्म इज डिप्लॉयड। ऑलराइट, तो इस इमेजिनरी पॉपुलेशन के अंदर टोटल तादाद कितनी है पौधों की, इसको भी देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, द टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स इज 500। ऑलराइट, यानी बुनियादी तौर पे हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि 500 पौधों की एक पॉपुलेशन है जिसे हम स्टडी कर रहे हैं, उसके अंदर पिंक कलर डोमिनेंट है और व्हाइट कलर रिसेसिव है। ऑलराइट, अब ये डोमिनेंस और रिसेसिवनेस का जो रिलेशनशिप यहां पे डेवलप किया जा रहा है, यहां पे हम कंप्लीट डोमिनेंस की बात करेंगे और उसी के लिहाज से रेशियोज वगैरह कैलकुलेट करेंगे। तो इट इज एन इजी जॉब टू डू इट। सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, उन 500 प्लांट्स में से 320 जो है दे आर होमोजाइगस डोमिनेंट। ऑलराइट, ये बात याद रखिएगा, क्या है ये सब के सब होमोजाइगस डोमिनेंट हैं। इस चीज को हम यहां पे ऐड भी कर लेते हैं साथ। ऑलराइट, फिर इसी तरह अगर हम दूसरे पिंक को देखें, जो कि फिनोटिपिकली तो पिंक नजर आ रहा है लेकिन जीनोटाइप के एतबार से इट इज हेट्रोजाइगस, तो इसको हम क्या कहेंगे, कैपिटल ए और स्मॉल ए का कॉम्बिनेशन है, लेकिन चूंकि पिंक को हमने डोमिनेंट कहा है तो इट विल कवर अप और इट विल मास्क द रिसेसिव ट्रेट, तो पिंक ही नजर आएगा, व्हाइट इस जनरेशन में हमें नजर नहीं आएगा। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स अगर हम व्हाइट की बात कर रहे हैं जो कि होमोजाइगस रिसेसिव हैं, तो उनकी कुल तादाद सिर्फ यहां पे 20 है and they are represented as small a and small a, so they are homozygous recessive. Alright students, फिर अब चूंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि ये जो पौधा है डिप्लॉयड है, तो अगर डिप्लॉयड है तो इसका मतलब ये हुआ कि 500 पौधों के अगर एक पॉपुलेशन बनाई है हमने, तो डिप्लॉयड होगा तो हम यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे एलील्स की तादाद को विद द 2। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो किसी भी एलील का अगर ओवरऑल एग्रीगेट बनाया जाएगा तो हम कहेंगे भाई चाहे डोमिनेंट हैं चाहे रिसेसिव हैं, जो फ्लावर कलर के एलील्स हैं इन टोटल दे आर 1000। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो वी हैव 1000 कॉपीज ऑफ दिस एलील, क्योंकि पौधा जो है वो क्या था, डिप्लॉयड था। फिर इस डोमिनेंट कैपिटल ए के लिहाज से अगर हम देखें तो 800 जीन्स मौजूद हैं स्टूडेंट्स। ऑलराइट, ये 800 जीन्स किस तरह से मौजूद हैं, इसको बड़े आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वो किस तरह से कि अगर 320 अभी हमने जो शुरू में एज्यूम किया था सारे का सारा डाटा, उसके लिहाज से अगर देखें, अगर हमारे पास 320 कैपिटल ए की फॉर्म में है, तो इसका मतलब है कि 320 विल बी मल्टीप्लाइड विद 2, तो ये बन जाएंगे हमारे 640 एलील्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसी तरह से अगर 160 मौजूद हैं और ये किस फॉर्म में थे, हेट्रोजाइगस फॉर्म में, तो हम सिर्फ कैपिटल ए वाले केस को, कैपिटल ए वाली फिगर्स को यहां पे कंसीडर कर रहे हैं, तो 160 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 1, तो द टोटल इज 800। अब आप समझें कि अगर 800 जीन्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं डोमिनेंट एलील को, तो अंडरस्टूड है कि यहां पे पिंक कलर ही ज्यादा डोमिनेंट है, बाकी तो सिर्फ 200 बच गए हैं हमारे पास। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब इसी बुनियाद पे हम ये भी कह सकते हैं कि इस 1000 एलील्स या 1000 जीन्स की जो हमारे पास पॉपुलेशन बनी है, इसमें से कैपिटल ए एलील की जो परसेंटेज है या जो फ्रीक्वेंसी है इट इज 80%, और अगर 1 अगर हमने एक्यूमुलेटिव बनाना है तो उसके लिहाज से इट विल बी 0.8। इसी तरह इसी लिहाज से अगर हम कैलकुलेट कर लें, बहुत आसान सिंपल सा मैथ के 80% अगर डोमिनेंट हो गया तो द रिमेनिंग रिसेसिव इज 20%। अब इस 20% को हम 0.2 के लिहाज से भी लिखेंगे जब हमने इसको बायनोमियल इक्वेशन की फॉर्म में हारी-विनबर्ग थ्योरम के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करना है कि p plus q और एवरीथिंग ऑल द वैल्यूज विल बी इक्वल टू 1, तो उस सूरत में हम इसको लिखेंगे इट इज 0.2। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर उसके साथ समझने वाली चीज ये है कि इन्हीं कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग अगर हम डोमिनेंट और रिसेसिव और हेट्रोजाइगोट्स को सेपरेट कर दें, क्योंकि हेट्रोजाइगस के अंदर क्या था कि अगर हम यूं कह रहे हैं कि भाई 32% जो है उसके पास मौजूद है कैपिटल ए और स्मॉल ए का कॉम्बिनेशन, तो द 32% विल बी सेग्रीगेटेड। इसको हम अलग-अलग कर देते हैं, कैपिटल ए भी 16% और स्मॉल ए भी 16%, तो तब जाके हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी निकल रही है कि द कैपिटल ए इट विल बी 0.64 और 64%, 320 इसकी कुल तादाद आउट ऑफ 500 प्लांट्स नोट की गई। देन इज कैपिटल ए स्मॉल ए इट बिकम 0.32, 32%। हेट्रोजाइगोसिटी अगर ये है तो आफ्टर सेग्रीगेशन हमने 16% यहां पे ऐड करना है और 16% यहां पे ऐड करना है, इट विल बिकम 80 एंड द अदर वन विल बिकम 20%। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये सारी कैलकुलेशन हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि जब हम ये कह देते हैं
कि किसी भी एक पॉपुलेशन के अंदर जो एलील्स मौजूद हैं, अगर उनको कोई एक्सटर्नल फैक्टर अदर देन म्यूटेशंस और अदर देन जेनेटिक ड्रिफ्ट और कोई और चीज मुतासिर नहीं कर रही, तो द परसेंटेजेस दे विल ऑलवेज रिमेन सेम। बुनियादी तौर पे दिस एग्जांपल कैन आल्सो बी यूज्ड इन द हार्डी-वेइनबर्ग थ्योरम। इसको इंशाल्लाह ताला देखेंगे हम नेक्स्ट सेशन में।